हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग ये कवर करेंगे कि हम लोगों का जो लेवल 2 है वो इंटर एग्जामिनेशन में हर एक ग्रुप में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। हर एक ग्रुप को क्लियर करने के लिए हम लोगों को कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स की जरूरत पड़ती है और हर एक सब्जेक्ट में कौन से इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं। सो लेट्स सी एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इन डिटेल. So let's start with CMA syllabus 2016, which is the revised one, talking about level 2, which is your intermediate examinations. So our exams are scheduled to happen from 26th of July 2021 and which ends on 2nd August 2021 if you're appearing for both the groups together. और अगर आप लोग सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो आपके पास एक एडवांटेज रहता है कि आपके पास बीच में एक दिन रहता है रिवाइज करने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स सी कि सारे ग्रुप्स और सारे सब्जेक्ट्स में क्या क्या चीजें इन डिटेल आती हैं. So our group 1 is of 400 marks. There are 4 subjects in each group. हर एक सब्जेक्ट होता है हमारा 100 मार्क्स का एंड इंडिविजुअली आपको हर एक पेपर क्लियर करने के लिए 40 मार्क्स और मोर चाहिए होता है इंडिविजुअली हर एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए. लेकिन ओवरऑल ग्रुप को क्लियर करने के लिए अपने को चाहिए होता है 50% और मोर. सो अगर आपका फाइनल स्कोर 200 मार्क्स भी अगर आता है तो भी आप ग्रुप 1 क्लियर कर चुके होते हैं. सिमिलरली सेम गोज विद ग्रुप 2 ऑल्सो. पूरा ग्रुप क्लियर करने के लिए अपने को 50% और मोर चाहिए होता है और इंडिविजुअली हर एग्जाम को क्लियर करने के लिए अपने को मोर देन 40% मार्क्स चाहिए होते हैं. लेकिन अगर आपने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को एक साथ दिया है तो अपने पास एक एडवांटेज रहती है कि अगर अपने पास G1 विच इज अ ग्रुप 1, G2 विच इज अ ग्रुप 2, ग्रुप 1 में अगर हमारे पास टोटल 190 मार्क्स हैं एंड ग्रुप 2 में अगर आपके पास टोटल 210 मार्क्स है तो भी आपका टोटल बनता है टोटल 400 मार्क्स. Still, which is exactly half of your both the groups marks, which is 800. So in short, you cleared both the groups together if you get 400 marks or more. सो ये एक एडवांटेज है अगर आप दोनों ग्रुप साथ में देते हैं. और अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो हमारे लिए ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है. तब हमें इंडिविजुअली हर एक ग्रुप में 200 और मोर मार्क्स चाहिए ही चाहिए होते हैं. सो लेट्स मूव अहेड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ग्रुप 1 में और क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं. So the group 1 first subject is a financial accounting which covers your 80% of practical. When I say 80% of practical तो आप ये समझ लो कि आपका जो 20% of marks है which is your objective, which is your first question and it is compulsory. तो आपको उसमें majorly theoretical questions पूछे जाते हैं and especially the last question of each and every examination of intermediate is 90% of the times always theory. So इसीलिए मैंने यहाँ पे उस 20% को एक एवरेज रखा है कि वो आपका थ्योरी होता है. So our section A is accounting basics which covers your 25% of marks. इसमें majorly हमारा class 12 का syllabus होता है और उसमें add कर देते हैं ये special transactions. और ये special transactions क्योंकि आपने foundation में पढ़े होते हैं और अगर नहीं पढ़े हैं तो ये बहुत simple होते हैं and very easy to score. तो अगर आप इस 25% marks पे भी बहुत कमांड बना लेते हैं तो आपके लिए बहुत easy हो जाता है अपनी probability बढ़ाना to clear your financial accounting subject. Preparation of financial statement 40%. This is the most time consuming portion of your paper 5 because this talks about your entire preparation of final accounts for your profit oriented organizations as well as your non profit organizations. इसलिए हम लोगों को इसको पढ़ने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है. अपने पास एक एडवांटेज होती है कि हमने पार्टनरशिप अकाउंट्स को ऑलरेडी अपने क्लास 12 में पढ़ा होता है और वो भी बहुत डिटेल में पढ़ा होता है. देन वी टॉक अबाउट सेक्शन सी. ये आपके लिए काफी नया होता है बिकॉज हम लोगों ने सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स, रॉयल्टी अकाउंट्स, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट जैसा कुछ भी चीज पहले नहीं करी होती है. तो अगर आप एक ग्रेजुएट हैं बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स में तो ये आपने जरूर कहीं ना कहीं कवर करा है. बट अगर आप लोगों ने फाउंडेशन के थ्रू एंट्री करी है तब आप लोगों के लिए ये काफी नया होगा. अगेन दिस इज वेरी इजी एंड वेरी स्कोरिंग. तो हमारा फोकस रहेगा कि हम इस 25% मार्क्स पे फोकस करें, इस 20% ऑफ मार्क्स पे फोकस करें which automatically makes it 45% of your syllabus. Along with that, if you are going to add your section D, this automatically covers your 60% of the syllabus.
बिकॉज जनरली आर सेक्शन डी इज मोस्टली थ्योरी बेस्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं अपने, वो भी बहुत स्पेसिफाइड हैं, और ये आपको ऑलरेडी आपके करिकुलम में मिल जाएगा कि हम लोग कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। देन इज आर लॉ एंड एथिक्स। लॉ एंड एथिक्स मोस्टली हम लोगों का केस स्टडी बेस्ड पेपर होता है। एंड व्हेन आई से केस स्टडीज, तो आप लोगों को हर एक लॉ में सारे प्रोविजंस को एटलीस्ट वन थॉरो रीडिंग देना है। एंड अलोंग विद ईच एंड एवरी रीडिंग आपको उससे रिलेटेड उसके प्रैक्टिकल केस स्टडीज को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। So our first section A covers your commercial laws, which is your 30% of the weightage. Law of contracts is very easy. Laws relating to sale of goods is again very easy. Negotiable instrument act में थोड़ा सा आपको के लिए time consuming हो जाता है. This shows time increment which says कि negotiable instrument में आपको थोड़ा सा time और थोड़े से efforts देने की जरूरत है. अदरवाइज व्हेन आई से ओवरऑल 100% सिलेबस अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बाकी चीजें प्रिपेयर करी हैं. लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम नहीं है बाकी चीजों को प्रिपेयर करने के लिए, देन डू नॉट लीव दिस कमर्शियल लॉ 30% ऑफ द वेटेज. Industrial laws, this is comprising of different small acts. ये एक्ट्स बहुत स्कोरिंग होते हैं, इनके केस स्टडीज बहुत सिंपल और बहुत डायरेक्ट होते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्रियल लॉज में जो ये 25% कवरेज है इसको 100% कवर करने का, एंड इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने का. Section C covers your corporate law, which is your 35%. Again, इस टॉपिक में अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है डायरेक्टर्स एंड मीटिंग्स का पोर्शन कवर करना, क्योंकि सबसे ज्यादा केस स्टडीज और सारी चीजें हमारे डायरेक्टर्स और मीटिंग्स के ही सब्जेक्ट से टॉपिक से निकल के आती हैं. Ethics is your 10%. Hardly you have to read 60 pages to secure your 10% of marks. आपको एथिक्स में ज्यादा टाइम नहीं देना है, आपको हार्डली 3 to 4 आवर्स इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए कवर करना है. हर एक टॉपिक के लिए आपको एक अंडरस्टैंडिंग अपनी बनानी है कि चाहे कोई भी टॉपिक आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर में आ जाए, आप इसको पूरा 110% अटेम्प्ट करेंगे. So even if you prepare your ethics and your corporate law and your industrial laws, you can see that you're automatically getting more than 60% of the marks. बट अपने लिए कमर्शियल लॉ को छोड़ना बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं है, बिकॉज जो 20% जो सिलेबस आपका है, जो 20 मार्क्स आपके फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वो जनरली आपके पूरे सिलेबस को कवर करता है. इसीलिए अपने को रीडिंग पूरी देनी है, लेकिन हाँ एज अ स्ट्रेंथ आपको इस पूरे पोर्शन में से जो भी आपके लिए बेस्ट सूटेबल लगे आपको वो आगे कैरी फॉरवर्ड करना है. Then comes your paper 7, which is your direct taxation. डायरेक्ट टैक्सेशन बहुत ही न्यू सब्जेक्ट होता है. अगर आपने फाउंडेशन के थ्रू एंट्री करी है तो ये सब्जेक्ट आपने कभी भी पहले नहीं पढ़ा है, तो आपके लिए बहुत एफर्ट्स देने की जरूरत है. लेकिन अगर आप एक ग्रेजुएट हैं तो हाँ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपने ये सब्जेक्ट अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, तो आपको इंटर में थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने हैं, बिकॉज अगेन देयर इज अ चेंज ऑफ लेवल इन बोथ द एग्जामिनेशंस. अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट ऑफ योर ग्रुप 1. अगर आपने इसके क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, स्पेशली you can see that this 70% of your marks covers from your section B. इसमें आपके मेजर हेड्स ऑफ योर डायरेक्ट टैक्स आते हैं, जिसमें अपने लिए सबसे ज्यादा एज अ सीएमए बहुत इंपॉर्टेंट होता है पीजीबीपी. पीजीबीपी आप किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकते. अगर आपको थोड़ा डाउट है और अगर आपको डर लगता है पीजीबीपी के चैप्टर में, तो आप उसके सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उठाओ. प्रैक्टिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते आपको इतने प्रोविजंस की प्रैक्टिस से आप यूज्ड टू हो जाते हो कि आपको क्वेश्चन पेपर में जब भी क्वेश्चन आता है हर एक एंट्री पढ़ के लगता है यार ये कहीं ना कहीं करा है अपने ने. तो इस हिसाब से अपने पीजीबीपी की प्रैक्टिस होनी चाहिए. पूरे डायरेक्ट टैक्सेशन में पीजीबीपी की वेटेज होती है अप्रोक्सीमेटली 12 to 20 मार्क्स की. तो आप ये समझ लो कि अगर आपने ये चैप्टर कर लिया, इसके बाद भी अगर आप बाकी टॉपिक्स को करते हो, तो आपका 110% 40 मार्क्स एंड अबव आता है डायरेक्ट टैक्सेशन के पेपर में. And obviously once you do your direct taxation का examination in your intermediate, be prepared कि आपका final automatically prepare हो रहा है, because final में भी ये subject as it is उठ के चला आता है and आपके लिए बहुत easy हो जाता है final में direct tax को prepare करना.
which now the last examination of a group 1 is your cost accounting. Now I'll say as a CMA आपके लिए costing को समझना बहुत important है, because CA बहुत ज़्यादा oriented होता है towards auditing and taxation. Similarly CS बहुत ज़्यादा oriented होता है towards laws and understanding how the entire nation is working on different laws and क्या rules and regulations है. Similarly as a cost accountant आपके लिए बहुत important है इस subject को समझना, because खुद आप imagine करो ऐसा कौन CMA है जिसको costing नहीं आती. So in that per se, this subject is your base for your final examinations of costing. कॉस्टिंग में हम लोग यहाँ कवर करते हैं कॉस्ट असरटेनमेंट अबाउट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम लोग मेजरली पढ़ते हैं हमारे मटेरियल्स के बारे में, उसमें कितनी लेबर इन्वॉल्व हो रही है उस लेबर के बारे में, और ओवरहेड्स के बारे में. These three are the major components of your costing. हम लोग इंडिविजुअली हर एक चैप्टर पे बहुत डिटेल्ड वे में डिस्कशन करते हैं एंड काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन के आती है एक कॉस्टिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड. Cost accounting standards. So there are total 24 cost accounting standards. Now this particular portion of your intermediate subject becomes the base of your cost and management audit subject of your final syllabus. So यहाँ पे हम लोगों को बहुत briefly इसके questions आते हैं and finals में बहुत ही detailed way में इसके questions आते हैं. So आपके लिए इसकी basic understanding होना बहुत important हो जाता है. Next becomes your cost bookkeeping topic, which is mostly your theory. So इसमें अगर आप लोग ढंग से भी करेंगे तो 10 to 12 मार्क्स की थ्योरी क्वेश्चन जिससे निकल के आ जाती है. मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में हम लोग कवर करते हैं योर प्रोसेस कॉस्टिंग, योर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ऑपरेशंस कॉस्टिंग. सो बहुत अलग अलग कॉस्टिंग मेथड्स होते हैं जो आप लोग यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं. कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स में भी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं जहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत ब्रीफ समझने की कोशिश करते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर फाइनल्स के कॉस्टिंग के लेवल का. यहाँ पे अपने पास टेक्निक्स में आ जाता है हमारा डिसीजन मेकिंग, हम लोगों का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बेसिक्स यहाँ पे आ जाते हैं. सो बहुत अलग अलग कॉस्टिंग के स्ट्रीम्स के बेसिक इंट्रोडक्शन होता है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंडर. सो ओवरऑल आपका जो पेपर है अगर कभी डिफिकल्ट सेट हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के टॉपिक में ही डिफिकल्ट सेट होता है. अदरवाइज योर एंटायर पेपर इज वेरी इजी टू स्कोर. आपको बस एक बार अच्छी प्रिपरेशन की जरूरत. सो with this paper 8 we conclude with the group 1. Moving ahead with the group 2 of your intermediate level. अगेन ग्रुप 2 का 400 मार्क्स का कॉन्सेप्ट रिमेन सेम एज योर ग्रुप 1, कि अगर आपको पूरा ग्रुप क्लियर करना है तो आपको मोर देन 200 मार्क्स चाहिए, और अगर आपको इंडिविजुअली सब्जेक्ट क्लियर करना है along with the preparation for your finals also, तो आपको इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स लाने ही लाने चाहिए. तब जाके आप लोग ये श्योरिटी रखना कि आपके लिए फाइनल्स बहुत ईजी हो जाने वाला है. Now this subject which is our operations management and strategic management, 70-30 ratio मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है that 70% of your syllabus is your practical and 30% syllabus becomes your theory. Now this is the most tricky subject of your group 2 because इसमें कभी भी गेम पलट सकता है और आपका 70% थ्योरी हो सकता है और 30% प्रैक्टिकल हो सकता है. तो आपको इस सब्जेक्ट के लिए अपनी ऐसी प्रिपरेशन रखनी है कि चाहे हम लोगों का ये सब्जेक्ट किस भी तरीके से डिजाइन हो जाए, हम लोग इसमें अच्छे से मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे. नाउ सेक्शन 8 टॉक्स अबाउट योर ऑपरेशंस मैनेजमेंट. 15% is your major portion is your theory. 35% covers your practical aspects of this particular subject. 20% is again your practical. Now your project management, economics of maintenance of spares and management, productivity management and quality management are very easy subjects. ये आपके लिए एक सिंपल मैथ्स है. कुछ फॉर्मूलाज होते हैं उन्हें समझना होता है, उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होता है, अकॉर्डिंगली आपके ये 3 टॉपिक बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर हो जाते हैं. एंड देन ऑब्वियसली जब आप 15% के लिए थ्योरी प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने 50% ऑफ सिलेबस ऑलरेडी कवर कर लिया है. Section B talks about your strategic management which covers your 30%. Now let me tell you, ये 2012 के सिलेबस में आपके कॉस्टिंग सिलेबस का पार्ट हुआ करता था एंड तब हमारे लिए कॉस्टिंग बहुत इजी होता था क्लियर करना.
अभी अपने लिए ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में इसलिए ऐड कर दिया है सो दैट ये सब्जेक्ट भी अपने लिए इजी हो जाए क्लियर करना, बिकॉज दिस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऑफ 30% इज प्योर थ्योरी विद वेरी स्लाइट एग्जांपल्स ऑफ फ्यू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, एंड वो भी अपने मॉड्यूल बेस्ड होते हैं। तो अगर आपको इस सब्जेक्ट में कमांड अपना बनाना है, सो माय सजेशन टू यू इज स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद दिस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इस 30% को साइड रखो एंड फिर आप एक्सपेरिमेंट करो कि आपके पास कितना टाइम है, आपको कौन से टॉपिक्स उठाने हैं। पुराना स्कैनर उठाओ, थोड़े से एग्जाम्स का आप ट्रेंड समझो, एंड अकॉर्डिंगली इट विल बी वेरी इजी एंड अ केक वॉक, एंड ये आराम से हो जाएगा। Then comes your paper 10, which is again cost and management, accounting and financial management. अगर आपने अपनी प्रिपरेशन एफएम से स्टार्ट करी है, आप ये समझ लो कि आपका ये सब्जेक्ट क्लियर है, बिकॉज योर एफएम इज अगेन योर फॉर्मूला बेस्ड। व्हेन आई से फॉर्मूला बेस्ड, आप ये समझ लो कि अपने लिए हर चीज मैथ्स है। कुछ फॉर्मूलाज हैं, आपने वो समझे, आपने उसके एप्लीकेशंस को समझा, एंड इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू सिक्योर मार्क्स। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्योर थ्योरी। Tools for financial analysis and planning, mixture of theory and practical. Working capital management, pure practical. Cost of capital, capital structure theories, dividend decision and leverage analysis, pure practical. Capital budgeting and investment decisions, pure practical. So now you understand that financial management बहुत ही entertaining subject है। हर चीज आपको रियल लाइफ में कहीं ना कहीं अप्लाई करने को मिलती है, और आप लोग बहुत कनेक्टिविटी फील करते हो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। Now we'll discuss about this capital budgeting at the end. Talking about section A, cost and management, accounting and financial management में जो हम लोग एक ही बात कर रहे हैं सेक्शन ए की, इसमें cost and management accounting introduction is again theory. Decision making tools में थोड़ा सा detailed manner में हम लोग discussion करते हैं for all the very basics that we have understood from the group 1. Budgeting and budgetary control is again very basic and very easy. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस आपको थोड़ी सी डिटेल में पढ़ना पड़ता है, प्योर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, एंड इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बहुत इजी होती है। लर्निंग कर्व हम लोगों का 10 to 12 मार्क्स का आ सकता है। नाउ दिस कम्स इन द कॉम्बिनेशन ऑफ योर थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। तो अगर आपने लर्निंग कर्व को अच्छे से कर लिया है तो आप ये समझ लो कि चाहे वो 6 to 12 मार्क्स की थ्योरी आए या आपका 6 to 12 मार्क्स का प्रैक्टिकल आए, आपके लिए बहुत ईजी होगा। लर्निंग कर्व भी हर एक 3 अटेम्प्ट में जरूर आता है, तो अब आप एक बार अपने स्कैनर के थ्रू एनालाइज कर लीजिए कि लास्ट अटेम्प्ट में कब आया है लर्निंग कर्व, तो आपके लिए बहुत इजी होगा उसको एनालाइज करना कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। नाउ इफ अगर एग्जामिनर को ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डिफिकल्ट बनाना है तो वो आपका डिफिकल्टी लेवल सेट करता है कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चन में। मेरे अटेम्प्ट में कैपिटल बजटिंग का 35 मार्क्स का वेटेज था, बल्कि अगर आप यहाँ देखोगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट खुद में 50% मार्क्स का पोर्शन रखता है, उसमें भी अपने पास 5 चैप्टर्स हैं कवर करने के लिए। इन माय अटेम्प्ट ऑफ December 2015, this capital budgeting was for 35% of marks. मेरी बैंड बज गई थी देख के, बिकॉज मैंने कैपिटल बजटिंग ही ऐसा सब्जेक्ट था जो छोड़ा था, एंड मैंने से छोड़ा था मतलब डिफिकल्ट टॉपिक उसके छोड़े थे, बट मैंने बेसिक्स पूरे कवर करे थे। सो अपने एग्जामिनेशन में एक प्लस पॉइंट है कि अगर आपने बेसिक से शुरू करा, भले ही आप एंड तक नहीं पहुंच रहे हो, लेकिन आपका बेसिक अगर सही है तो एग्जामिनर को ये पता है कि आपने उस पोर्शन के लिए एक अटेम्प्ट जरूर लिया है, तो उसके बेसिस पे भी आपको कुछ प्रपोर्शन ऑफ मार्क्स मिल जाता है। बट अगेन दिस इज नॉट अ ट्रेंड, देर इज नो स्पेसिफिक रूल कि इस तरीके से हमें किसी को मार्क्स देने हैं। Probably I was lucky enough to secure marks in this particular subject, but हर किसी के साथ ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो हमें मेरी गलतियों से ये सीखना है कि हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और कभी भी रिस्क नहीं लेना है इसको छोड़ने का, तब जाके आप लोगों का ये पूरा पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड बनेगा। Then comes your paper 11, which is your indirect taxation. Again ये आप लोगों ने अपने कॉमर्स में 11th-12th में नहीं पढ़ा होता है, फाउंडेशन में नहीं पढ़ा होता है, ग्रेजुएशन में इंट्रोडक्शन होता है, और इंटरमीडिएट में हम थोड़े से एडवांस लेवल पे पढ़ते हैं। सेक्शन ए आपका पूरा बात करता है जीएसटी के बारे में, एंड सेक्शन बी इज योर कस्टम लॉ विच इज योर 20%। नाउ अगर आपने कस्टम लॉ अच्छे से पढ़ लिया तो आपका ये 20% मार्क्स आपका।
कहीं पे भी डिडक्शन नहीं होता, कहीं पे भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। अगर आपने अच्छे से टॉप टू बॉटम इस क्वेश्चन को सॉल्व करा है तो आपको चांसेस है कि आप 80 to 90% ऑफ मार्क्स सिक्योर कर लेते हो। अब बचता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन विच कवर्स योर 80% ऑफ सिलेबस। तो इसमें जीएसटी के रूल्स, जीएसटी की टाइम मैनेजमेंट, जीएसटी का प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनके केस स्टडीज बहुत इजी होते हैं एंड अपना ये पेपर भी मेजरली जो होता है वो अपना केस स्टडी बेस्ड होता है। सो दिस इज अगेन वेरी ट्रिकी सब्जेक्ट ऑफ योर ग्रुप 2। अच्छा कमांड बनाने के लिए माय पर्सनल सजेशन इज कि आप किसी टीचर की हेल्प से ही इस सब्जेक्ट को पढ़िएगा, बिकॉज अकेले इंटरप्रिटेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लास्ट सब्जेक्ट ऑफ योर ग्रुप 2 इज योर कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट बिकॉज बहुत इजी था इसमें मार्क्स सिक्योर करना। आई पर्सनली गॉट एग्जेम्पशन, रीजन बीइंग कि मैंने मेरा बेस ऑडिटिंग को बनाया था। नाउ योर दिस ऑडिटिंग इज बेसिकली मोर योर थ्योरी रिलेटेड। मुझे पता था कि जहां मैंने 50% थ्योरी मार्क्स को अटेम्प्ट कर लिया, अगर मैंने 3 क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल के सही कर दिए तो मेरा 60% क्रॉस करना ही करना है। एंड दैट वाज माय एजेंडा एंड दैट इज हाउ आई प्रिपेयर। सो आपको अब ये देखना पड़ेगा कि अगर आप लोग प्रैक्टिकल ओरिएंटेड स्टूडेंट हो तो आपके लिए कमांड यहाँ बनाना इजी है, लेकिन अगर आप थ्योरी बेस्ड इंपॉर्टेंट चीजों को अच्छे से ग्रास्प कर पाते हैं तो आपके लिए ऑडिटिंग बेस बनाना बहुत इजी हो जाता है। So company, so section A talks about your accounts of joint stock companies. इसमें हमारे पास accounting of shares and debentures very easy. Presentation of financial statements as per schedule 3. लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार सही तरीके से इसके फॉर्मेट को समझ लिया, अगेन वेरी इजी। कैश फ्लो स्टेटमेंट फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स होते हैं, आपको हर एक एडजस्टमेंट एंट्री अच्छे से समझनी होती है, वेरी इजी। अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इंश्योरेंस कंपनीज, वेरी इजी। अगेन इसका एक अपना फॉर्मेट है, इसके खुद के गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो अलग अलग आईआरडीए, इलेक्ट्रिकल बोर्ड, बैंकिंग में अपने आरबीआई रेगुलेशंस इसको गाइड करते हैं, तो आपको वो थोड़ा सा समझना पड़ता है। एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यहाँ पे क्लियरली आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेंशन है, उसके बेसिस पे अपने पास क्वेश्चन आते हैं। सो ओवरऑल योर कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट इज वेरी स्कोरिंग, डिपेंडिंग कि आप किसको अपना बेस बना के हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज विथ योर प्रिपरेशन। So with this we end with our group 2. So I understand कि अभी आपके पास exactly 60 days बचे हुए हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप बोथ ग्रुप्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके पास पर सब्जेक्ट बहुत लिमिटेड टाइम है, लेकिन अगर आप सिंगल सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो अभी भी आपके पास बहुत टाइम है चीजों को रिवाइज करने के लिए। So my request to all of you is that you might be aware of the एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन, कि हम लोग अभी एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन एज पर द प्रीवियस गाइडलाइंस 26 मई 23 मई वाज द लास्ट डे, बट अब अपने पास 30 मई तक की एक्सटेंशन आ गई है, तो हम लोग अभी भी एग्जामिनेशन फॉर्म 30 मई तक फिल कर सकते हैं। आपके पास टाइम है आज से आराम से 1 हफ्ते का ये डिसाइड करने के लिए कि आपकी किस ग्रुप में कितनी प्रिपरेशन है। माय सजेशन इज कि अगर आपका एक ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर है तो आप दोनों ग्रुप्स के एग्जाम, क्या पता आपका एक ग्रुप का बहुत सारा मार्क्स आपके ग्रुप 2 को कॉम्पेंसेट करने में हेल्प करे। लेकिन अगर आप बिल्कुल श्योर नहीं हो अपने दूसरे ग्रुप के लिए और आपको लग रहा है कि नहीं मैं एक ग्रुप ही अच्छे से दूंगा या दूंगी, तो आपको उस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा अच्छे से डिटेल्ड मैनर में रिविजन की जरूरत है। एमटीपीज मत छोड़ना, आरटीपीज मत छोड़ना, और रिविजनरी टेस्ट पेपर अपने करंट अटेम्प्ट के जरूर एक बार गो थ्रू करना। आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाता है कि कौन सा एग्जाम या कौन सा सब्जेक्ट कितने वेटेज का किस तरीके से आने वाला है। सो लाइक दैट इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो गाइज, ऑल द बेस्ट। यू हैव 60 days टू प्रिपेयर फॉर योर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। उसके बाद की जर्नी आपकी कैसी रहेगी, आपको उन 2 महीनों में जब तक आपके पास रिजल्ट नहीं आ रहा है क्या करना है, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे कि अपने फाइनल तक के लिए हमारी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग रहे कि आपका फाइनल्स भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, वो हम लोग विद टाइम धीरे धीरे हर एक वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सो आई होप दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू गिव देयर एग्जाम्स इन द मंथ ऑफ जून, फॉर द जून अटेम्प्ट
in the month of July, and also for all the commerce students out there, probably in the graduation or in class 12 standard, जिन्हें ये पता है कि धीरे धीरे हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि इस डिग्री में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, और अगर आप कॉन्फिडेंट हो और इसको परस्यू करना चाहते हो, so please go ahead. It's a most reputed degree, so all the best for your preparation. Thank you.